मंच पर उपस्थित मेरे वैचारिक मार्गदर्शक सुबन दासगुप्ता जी, डॉक्टर श्रीरंग गोडबोले जी, जिनको मैं कहूँगा कि अगर सावरकर जी का पूरा स्पान का अगर कोई के पास नॉलेज हो तो शायद गोडबोले जी से ज़्यादा कोई के पास नॉलेज देश में नहीं है। दो शीर्षक जो अभी बताए उसका अगर हिंदी में उसका अनुवाद हम करें तो वो है सावरकर का बिन शर्ती राष्ट्रवाद। बिन शर्ती एक अलग टाइप का प्रयोग किया है मैंने, लेकिन इससे जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे बहुत सही तरीके से हो पा रहा है, क्योंकि बिन शर्ती मतलब राष्ट्रवाद जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो सही अर्थ में नेशन फर्स्ट है। अभी तक हम राष्ट्रवाद जो फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन है। वो जो राष्ट्रवादी जो पूरा जो वर्ग है वो भी जो फॉलो है उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन है। सावरकर के राष्ट्रवाद के अंदर कोई कंडीशन नहीं, इसलिए मैंने कहा है सावरकर का बिन शर्ती राष्ट्रवाद भारत के लिए एक नई प्रासंगिकता। दूसरा, मैं मानता हूं कि सावरकर जी ने जो भी भविष्यवाणी करी भारत के बारे में, भारत पे आने वाले जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे हैं उनके बारे में, वो सभी भविष्यवाणी उनकी सही पड़ी हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि इफ गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, द सावरकर इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो हम जब पढ़ते हैं तो हम अचंभे में पड़ जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा एक अध्याय गौतम बुद्ध को लेके है। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनको और उनके विचार को कोई नहीं जानता था। ये विचार एक छोटे से भारत के क्षेत्र में सीमित था, लेकिन 250 साल के बाद सम्राट अशोक आए, उन्हें बौद्ध धर्म का अंगीकार किया, अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को उसके प्रचार में लगाया, और आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसको कहते हैं दोस्तों विचार की ताकत, विचार की शक्ति। अगर एक विचार में सात्विकता है, समाज देश को नया रास्ता दिखाने की ताकत है, तो विचार सदियों तक, दशकों तक किनारे पे क्यों ना पड़ा रहे, वक्त आने पे उजागर हो जाता है और समाज को एक नया रास्ता दिखाता है। मैं मानता हूँ कुछ ऐसा ही सावरकर जी का जो विचार है बिन शर्ती राष्ट्रवाद, जिसको कुछ लोग हिंदुत्व कहते हैं, लेकिन मैं उसको बिन शर्ती राष्ट्रवाद कहता हूँ। कोई भी कंडीशन बिगड़ का राष्ट्रवाद, उसका उजागर होने का समय आ चुका है। दोस्तों, सावरकर पे आज 20 साल से प्रहार हो रहे हैं। मैं कहता 2002 या 3 के आसपास इसका प्रारंभ हुआ था, मणिशंकर अय्यर ने किया था। दो आक्षेप लगाए थे उन पे कि एक तो उनके विचारधारा की वजह से भारत का विभाजन हुआ, और दूसरा उनके विचारधारा की वजह से भारत का विभाजन हुआ, और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए माफ़ी मांगी थी। ये दोनों ही आक्षेप इतने बेबुनियाद हैं, इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे इस वक्तव्य के अंदर। लेकिन पहले जो मेरा एक अनुरोध है आपसे, जो यहाँ पे आए हैं लोग, उनसे कि सावरकर क्रांतिकारी के बारे में पूरा देश जानता है, और सावरकर विचारक को बहुत कम लोग जानते हैं। शायद हम जो राष्ट्रवादी हैं वो भी सही तरह से उनको समझने में मेरे ख्याल से असफल रहे हैं। आप पूरी लड़ाई उनके देखें तो उनकी लड़ाई जो थी वो एक समान अधिकार की लड़ाई थी, वो हिंदुओं के लिए स्पेशल हक न मांगने की लड़ाई नहीं थी। और इसलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी लोग हंसते भी हैं कि अगर सावरकर माइनॉरिटी में होते या मुसलमानों की साइड पे होते तो शायद वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन चुके होते अभी तक। तो सावरकर अगर कोई बात का अगर सिंबल है तो वो है जो मुस्लिम तुष्टीकरण, जो एक नासूर बन चुका है गए 100 साल से भारत के इतिहास में। पहले इसके वजह से भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कृपाकर्म से यही तुष्टीकरण की नीति जारी रखी गई, और यही आज जो सीएए जो भी आज परिस्थिति देश में निर्माण हुई है उसके अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण एक मेन उसका तत्व है, एक नेगेटिव तत्व है। और मैं मानता हूं कि इसकी सब में सटीक भविष्यवाणी वीर सावरकर ने की थी। दोस्तों, 1937 में जब सावरकर 14 साल की कठोर सजा और 13 साल की नजर कैद के बाद
संपूर्ण रूप से रिहा किए जा रहे थे। उस टाइम पे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें। उसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। उस टाइम पे सावरकर ने जो जवाब दिया वो जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अगर हमें ये समझना है कि आज की ये परिस्थिति निर्माण क्यों हुई है। उन्हें कहा कि कांग्रेस का ये मानना कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती, ये एक बहुत बड़ी भूल है कांग्रेस की, और इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके आज़ादी की लड़ाई आ जाएगी, ये मानना ये बहुत बड़ी भूल है, इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे उन्होंने जो दो स्पष्टता की उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि मैं देशभक्तों की आखिरी कतार में रहना पसंद करूंगा बजाय ऐसे लोगों की पहली कतार में जो देश के साथ देशभक्ति के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। दूसरा उनका स्टेटमेंट था कि मुसलमान भाइयों, अगर आप देश की आज़ादी की लड़ाई में जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है, हम मिलकर लड़ेंगे। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और अगर आप इसका विरोध करते हो तो भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये सिद्धांत कांग्रेस ने अपनाया होता तो मेरे ख्याल से भारत का विभाजन न होता। भारत का अगर विभाजन न होता तो पाकिस्तान जैसा देश जिसने विश्व शांति को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई है गए 40-50 सालों के अंदर, ऐसे देश का जन्म न होता। अगर भारत का विभाजन न होता तो करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, जिनको आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो छोड़ना न पड़ता, और वहाँ पे एक संतुलन बना रहता जिसमें कट्टरवादी इस्लाम को पनपने का मौका कम मिलता या तो न मिलता। वीर सावरकर के सामने जो आक्षेप कितने गलत हैं उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसका अध्ययन हमने कम किया है। एक तो है वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो। उसमें वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक कदम और आगे जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन की पूजा अर्चना में कोई बाधा पैदा करता है तो सरकार उसमें विक्षेप करेगी और मुसलमान और क्रिश्चियन अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाएं, इसको इंश्योर करेगी। लेकिन साथ में एक वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू राष्ट्र विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। यही दोस्तों गए 100 साल की हमारी कहानी है। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट किया, जिसके अंदर जो हिंदू बहुमती राज्य थे उसमें जहां हिंदुओं को, मुसलमानों को हिंदुओं की 100 सीट के सामने 100 सीट मिलनी चाहिए थी, 100 के सामने 100, उसके जगह उनको 200 या 300 सीट दी गई। और जो मुस्लिम बहुमती राज्य थे वहाँ पे ये लाभ हिंदुओं को नहीं दिया गया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट आया। खिलाफत के अंदर जो कांग्रेस और गांधी जी ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया खिलाफतियों के साथ में, एक बहु इस्लामवादी मूवमेंट था जिसमें 5000 मील दूर बैठा हुआ जो तुर्की का सुल्तान था, जिसको ब्रिटिश सरकार की मदद से गद्दी नशीन किया गया था, उसको प्रस्थापित करने का मूवमेंट था भारतीय मुस्लिमों के द्वारा, ये कह के कि वो हमारा खलीफा है। इसमें उस टाइम पे गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि जो मुसलमान हैं वो बड़ी संख्या में आज़ादी की लड़ाई में जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और ये एक तरीके का बताते हैं कि एक मॉडल बन गया। आज अगर कोई फाउंडेशन में कोई है भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण का जो पूरा प्रश्न है, उसके अंदर खिलाफत मूवमेंट के साथ जो कांग्रेस का कॉम्प्रोमाइज़ था, ये मूल उसका तत्व है। दोस्तों, सावरकर एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। जो भी भविष्यवाणी उन्होंने की देश के बारे में, देश के आने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में, वो सभी भविष्यवाणी उनकी आज तक सही पड़ी है। 1937 में मैंने कहा, उन्होंने पहली भविष्यवाणी की कि जितना हिंदू मुस्लिम एकता के पीछे भागोगे उतने ही हिंदू मुस्लिम दूर होंगे, उतना ही देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उस टाइम पे उन्होंने अपनी पोजीशन 2 स्टेटमेंट देके उन्होंने स्पष्ट की थी। इसके बाद में 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया मुस्लिम लीग ने, उस टाइम पे सावरकर ने यही भविष्यवाणी और गहरे से दोहराई। उन्हें कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे कांग्रेस जितनी आगे बढ़ चुकी है उसका वापस आना नामुमकिन है। उसके बाद मुझे लगता है कि भारत के विभाजन को टाल पाना बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का विभाजन हमारी लाशों पे होगा, लेकिन सावरकर की भविष्यवाणी 7 साल के बाद सही पड़ी और कांग्रेस के नेता गलत। 1940 के दशक में ईस्ट बंगाल के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में आसाम में आके बस रहे थे।
उस टाइम पे सावरकर आसाम के बाहर के पहले नेता थे जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान आ रहे हैं इस बंगाल से और ब्रह्मपुत्र वैली में बस रहे हैं, ये आसाम की संस्कृति और उत्तर पूर्व जो हमारी पट्टी है भारत की, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। उस टाइम पे सावरकर ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट इशू किया था। उन्होंने कहा था नेहरू जी को चैलेंज करते हुए कि पंडित नेहरू का जो पर्यावरण का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, वो बड़ा निम्न कक्षा का है। नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। आज 80 साल के बाद में उनकी बात सही पड़ी है। वहाँ पे उस टाइम पे 12% मुसलमान थे, आज 35% हो चुके हैं। और समय बड़ी बात है, जब वो मुसलमान आए थे वहाँ पे वो नरमपंथी बरेलवी विचार के लोग थे, आज वो उसमें से कई वहाबी बन चुके हैं देवबंद मदरसा के प्रचार के कारण। तो सावरकर बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। चाइना के बारे में 1954 में उन्होंने कहा, जब जवाहरलाल नेहरू एक नया मंत्र लेके आए, पंचशील नाम था इसका। उन्होंने कहा कि 5 मंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर फॉलो करते हैं तो वो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि तिब्बत को हड़पने का प्रयत्न जो चाइना ने किया है, उसके बाद में चाइना से ऐसी चिकनी चुपड़ी और ऐसी लुभावनी बातें करना, ये चाइना की जो जमीन हड़पने की भूख है उसको न्योता देने के बराबर है। 8 साल के बाद ये भविष्यवाणी सही पड़ी। ये भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वितीय संचालक परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी ने भी की थी, और दोनों की भविष्यवाणियाँ 1962 में सही पड़ी। कांग्रेस के बारे में उन्होंने, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नाम का देश, कट्टरवादी देश, जब तक भारत का पड़ोसी देश बन के रहता है, भारत चैन की नींद नहीं सो सकता। आज जब हमारे सैनिकों के शव आते हैं, आज जब आतंकवादी हमला होता है भारत पे, तब तब हमें सावरकर जी की भविष्यवाणी की याद आती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ लोग मेरे से एग्री हो न हो। सावरकर जी को हमें सही अर्थ से आज के परिप्रेक्ष्य में समझना है तो 2 चीज़ों का ज्ञान बहुत जरूरी है। एक तो कट्टरवादी इस्लाम का ज्ञान, और दूसरा एक गांधी जी का, हमें एक बहुत ही ईमानदारी से उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ों में सावरकर का पूरा तत्व छुपा हुआ है। अगर उनको आप समझते हो तो सावरकर का क्या ज्ञान है, सावरकर कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हमारे पिता हैं, उसको आप समझ पाएंगे। एक आपके सामने मैं एक स्पीच रखना चाहूँगा, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या खतरा हमारे देश पे है। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के जो प्रणेता हैं, उमर खालिद का नाम सुना होगा। उमर खालिद के पिता हैं, उनका नाम है SQR इलियास। ये सज्जन जमात इस्लामी के नेता हैं। अभी 2 या 3 साल पहले उन्होंने एक पार्टी भी फ्लोट की जिसका नाम था पीस पार्टी, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं करीबन 25 साल से। 2003 के अंदर मैंने इनका एक इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें पत्रकार ने उनसे पूछा कि दिल्ली के अंदर कुछ सिमी के जो लड़के हैं वो एक पोस्टर लगा रहे हैं, डिस्ट्रॉय नेशनलिज्म, इस्टेब्लिश खिलाफत, राष्ट्रवाद का ध्वंस करो और खिलाफत प्रस्थापित करो। तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आपको इसके बारे में क्या कहना है इलियास जी। उन्होंने कहा कि इसमें क्या बुरा है, राष्ट्रवाद तो एक फांसीवादी विचार है, और खिलाफत को तो गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। मतलब जो कांग्रेस की समय बड़ी भूल थी, जो गांधी जी की समय बड़ी भूल थी, उसको किस तरीके से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उसका ख्याल आएगा आपको। आज शायद गांधी जी भी होते तो अपनी गलती स्वीकारते। खैर, इनको मैं उस टाइम से फॉलो करने लगा। उस टाइम पे ट्विटर और फेसबुक जैसे साधन नहीं थे, लेकिन इंटरनेट था, तो मैं पेपर था तो मेरे को फॉलो करता था। और उस टाइम पे मेरा जो हेडक्वार्टर था इंडिया टुडे में, वो गुजरात था और मैं अहमदाबाद में बेस्ड था। वहाँ एक दिन पढ़ा मैंने पेपर में कि 1 जनवरी 2006 को जमात इस्लामी के झंडे तले उनका एक भाषण है, और मैं वहाँ उनको सुनने पहुँच गया। जब जो मैंने सुना उससे मेरी आंखें खुल गई, मैं द्रवित हो गया। उनको मैं कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि आज इस्लाम को हिंदुस्तान में आके 800 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आज तक हम हिंदुस्तान को इस्लाम में परिवर्तित क्यों ना कर सके। यहाँ के शोषित, यहाँ के पीड़ित, यहाँ के दलित इस्लाम का रास्ता देखे बैठे हैं, फिर भी हम आज तक इनको हम कन्वर्ट क्यों ना कर सके।
इस पे वो 10-15 मिनट बोले और फिर उन्होंने पॉज लिया, फिर कहा कि मैं कुछ समय पहले पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान वालों ने मुझे कहा कि इलियास साहब इतने खफा क्यों हैं आप? भारत के मुसलमानों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। आप सोचें, जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था उस दिन हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत बड़े बड़े निर्णय वो मुसलमान के वीटो, मुसलमान के परमिशन बगैर नहीं ले सकती। उसके बाद दूसरा पॉज लिया उन्होंने, फिर कहा कि आज आसाम, वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला ऐसे प्रदेश हैं जहां कोई भी 2006 का ये भाषण है, आज आसाम, यूपी, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे ऐसे प्रदेश हैं जहां कोई भी पार्टी मुसलमान मतों के बगैर सरकार फॉर्म नहीं कर सकती। हमें ये परिस्थिति पूरे देश में डेवलप करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए 2 ताली बजानी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आसाम को जीता, यूपी को जीता, बाद में कश्मीर को 370 धारा की चुंगल में से बचाया, और फिर जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण उन्होंने जो रोल प्ले किया, मैं मानता हूँ कि हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आज जो CAA का जो वायलेंस हो रहा है उसके अंदर कुछ गलती रणनीति की हमारी भी है, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए हो रहा है कि जो लोग ये सोच बैठे थे कि ये इस्लाम में परिवर्तित करने का हमारा जो मंसूबा है उसमें हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। उनको ये जो धक्के पहुंचे, आसाम की हार, यूपी की हार, कश्मीर के हाथ से जाना, राम मंदिर का निर्माण, उससे वो बिल्कुल एक तरीके से एक भयभीत हो चुके थे, और उसके अंदर ही जो वायलेंस हो रहा है उसके अंदर ही उसका मूल है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, एक और चीज़ आपके सामने लाना चाहूँगा मैं कि जब हम इस्लाम को देखते हैं तो हमें उसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा। जो लोग ये मानते हैं कि मुसलमान सभी कट्टरवादी हो चुके हैं, उनका ये मानना बिल्कुल गलत है। कट्टरवादी जो मुसलमान, उनकी संख्या बहुत कम है और उनका मीडिया में वर्चस्व ज़्यादा है, और इसलिए वो जो दूसरे जो मुसलमान हैं, जो मॉडरेट हैं, जो राष्ट्रीय धारा में रहना चाहते हैं, उनको वो मिसलीड करते हैं। और मैं मानता हूं कि सावरकर के विचार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा मुसलमान जो देश की राष्ट्रीय धारा में रह के जीना चाहता हो उसको उसमें खतरा दिखे। ऐसा कुछ भी सावरकर की आइडियोलॉजी में नहीं है। दूसरा, इसके और भी प्रमाण है। 1940 के अंदर जब लखनऊ के कुछ मुसलमानों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। उस टाइम पे सावरकर ने स्टेटमेंट इशू किया। उस प्रस्ताव पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अगर ऐसे प्रस्ताव मुसलमानों के तरफ से आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। 1938 में जब वो हिंदू महासभा की प्रेसिडेंट की हैसियत से जब वो लाहौर गए तो लाहौर में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप और जिन्ना समाज को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हो। उस टाइम पे जो सावरकर ने जवाब दिया वो भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सावरकर ने कहा कि मैं और जिन्ना एक ही पक्षी के पर नहीं है। मी एंड जिन्ना आर नॉट फेदर्स ऑफ द सेम बर्ड। जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशंस व्हाइल आई एम फाइटिंग ए बैटल फॉर इक्वालिटी। मैं समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो जिन्ना है वो हिंदू हकों का हनन करके मुसलमानों के स्पेशल हक लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये स्पष्टता, ये आज तक ये चीज़ें पॉलिटिकल डोमेन में या तो हमारे नॉलेज के अभाव के कारण से नहीं आई, लेकिन ये जल्दी आनी चाहिए क्योंकि समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मार्क्सवादी की बात करें तो ये भी एक दुष्प्रचार का भाग है, क्योंकि सावरकर जो थे वो क्रांतिकारी थे, वो गांधी जी के फॉलोअर नहीं थे। तो गांधी जी के मूल्यों से सावरकर के सभी एक्शनों का मूल्यांकन करना ये बहुत ही गलत बात है और मेरे ख्याल से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब शिवाजी को नजरकैद किया औरंगजेब ने, तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी युक्ति से वहाँ से भाग निकले। तो सावरकर ने अगर माफ़ी भी उन्होंने मांगी थी तो उनको एक अलग परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि 1910 में जब उनकी अरेस्ट हुई विक्टोरिया स्टेशन से, और बाद में उनको जब एक जहाज में भेजा गया, उस टाइम पे उन्होंने भागने का प्रयत्न किया था। फ्रांस का एक मार्सिलिस नाम का पोर्ट है, उसके पास उस वाहन में से दरिया में उड़ी लगा के, लेकिन वो पकड़े गए थे। तो उन्होंने भागने का प्रयास पहले भी किया था। तो ये पूरा जो ये दुष्प्रचार का ये जो पूरा एक कैंपेन चल रहा है 20 साल से, इसको हमको तोड़ने की जरूरत है। वो कैंपेन क्यों चल रहा है? कैंपेन इसके लिए चल रहा है कि सावरकर के विरोधी कौन है? सावरकर के 3 विरोधी हैं।
एक है कट्टरवादी पैन इस्लामिस्ट, वहाबी जिसको बोलते हैं, अति वहाबी बोलते हैं, जो ये मानता है कि देश इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए। दूसरा है कट्टरवादी क्रिश्चियन, जो ये मानता है कन्वर्जन करके हम इस देश को क्रिश्चियन देश बनाएंगे। और तीसरा है कम्युनिस्ट। इसमें ये ऐसे जो कट्टरवादी मुसलमान और क्रिश्चियन, इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या काफ़ी कम है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कम इनकी संख्या है, लेकिन इनका वर्चस्व बहुत है मीडिया के अंदर। और दूसरा थोड़ी गलती हमारी रही है कि हमें जो प्रचार करना चाहिए, हमें जो जागृति लानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं आपको एक मेरा एक अनुभव शेयर करूँगा कि जब मेरा डेलियो नाम का इंडिया टुडे का प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरा ये सभी जो नॉलेज है मैंने अनलोड किया है। उसके अंदर रेडिकल इस्लाम के को एक्सपोज करते हुए लेख हैं, उसके अंदर सावरकर जी के मूल विचार करते क्या थे उसको प्रदर्शित करते हुए लेख हैं, खूब सारे लेख हैं, आप पढ़िए कभी जाइए। डेलियो नाम का इंडिया टुडे का वेब प्लेटफॉर्म है। तो कुल मिला के सावरकर का पूरा जो जीवन था वो, हाँ एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर सावरकर मुसलमानों की साइड पे होते तो शायद वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में उनको पेश किया जाता, क्योंकि पूरी उनकी लड़ाई समान अधिकार की लड़ाई थी। एक और मुद्दा सावरकर का हमको समझने की जरूरत है, वो है मिलिटराइजेशन। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया, उस टाइम सावरकर ने देखा कि भारत की जो आर्मी है इसके अंदर रेशियो वाइज हिंदुओं की संख्या कम है, मुसलमानों की ज़्यादा है। और उनको ख्याल था कि विभाजन होने वाला है, अगर विभाजन होगा तो ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेंगे, ये उनका अंदाज था। तो उन्होंने एक मिलिटराइजेशन का कैंपेन शुरू किया। ये कैंपेन के वजह से एक बहुत बड़ी लहर पश्चिमी भारत में खड़ी हुई, जिसके वजह से कई लोगों ने नेवी आर्मी ज्वाइन की। और जो नेवी की म्यूटिनी जो हुई 1946 में बम्बई में, वो मूल कारण थी जिसके वजह से भारत को आज़ादी मिली, ऐसा क्लेमेंट एटली का भी मानना है। क्लेमेंट एटली जब 1950 के दशक में भारत आए, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने भारत को आज़ादी दी थी, उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे चक्रवर्ती, उनके घर पे रहे। चक्रवर्ती साहब ने एक दिन उनको सुबह पूछा कि चाय पीते हुए कि भारत की आज़ादी, जो आपने भारत को आज़ादी थी, उसके अंदर मूल आप पे क्या प्रेशर था, क्या ऐसा कारण था जो आपको आज़ादी आपको देनी पड़ी, उसमें क्रांतिकारियों का रोल कितना था? उन्हें जवाब नहीं दिया। फिर उन्हें घुमा के पूछा, उन्हें पूछा कि कांग्रेस का रोल कितना था? तो उन्होंने कहा, एटली ने, मिनिमल, एक ही शब्द यूज़ किया, मिनिमल। तो दोस्तों, इतिहास को किस तरीके से इसको रीऑर्गेनाइज करना है, डिस्टॉर्टेड इतिहास को हमें फिर से लिखना है, उसका समय भी आ चुका है। मैं मानता हूं कि सावरकर जी को हमें एक नए रूप में समझने की ज़रूरत है। एक क्रांतिकारी सावरकर के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन सावरकर की लड़ाई क्या थी? सावरकर की लड़ाई हिंदू हकों के लिए लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई समान अधिकार की लड़ाई थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने की लड़ाई थी। ये बात समझने का समय आ चुका है। मैं मानता हूं कि हमें सावरकर को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। धन्यवाद।